आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र, टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मिस्टर हर्षल दिलवाली जी हैं, जो बहुत सारे संस्थाओं के सीईओ एंड डायरेक्टर हैं। अगर एक शब्द में कहूँ तो क्लेरिसा ग्रुप, जो कि बहुत पुरानी ग्रुप है, इनके दादाजी ने स्टार्ट किया था। करेंटली वो अभी इसके डायरेक्टर एंड सीईओ हैं इस ग्रुप के। इसके अलावा वन ऑफ द यंगेस्ट डायरेक्टर इन उत्तराखंड 2017 में इनको नवाजा गया है। इनके इनके नाम ये उपलब्धि है एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईएलएम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लैपलैंड यूनिवर्सिटी फिनलैंड से किया हुआ है। इसके अलावा ये डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए बढ़ेंगे। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे इस टॉक शो का विजन है कि जो हमारे युवा हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जहां वो अपना करियर या जॉब को बना सकते हैं। इसी संदर्भ में आइए स्वागत करते हैं हर्षल दिलवाली जी का। स्वागत है हर्षल जी आपका टॉक शो विद सोम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोम जी। तो हर्षल जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और यहाँ तक आप कैसे आए। जी मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम हर्षल है। मैं करंटली क्लेरसा रिज़ॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और क्लेरसा रेसिडेंसी का डायरेक्टर एंड सीईओ हूँ। और मेरी जर्नी बहुत ही, आप कह सकते हैं, अलग तरीके से रही है, क्योंकि ये जो कंपनी थी ये मेरे परिवार ने शुरू करी थी और कुछ टाइम बाद मैं इस कंपनी का डायरेक्टर और सीईओ बना। और बहुत मुझे इस जर्नी को स्टार्ट करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये कभी भी मैंने अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड के अंदर या एक होटल लाइन के अंदर कभी भी जुड़ूँगा। तो ये फील्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक रहा, ये जितना भी मेरा सफ़र रहा पढ़ाई से लेकर डॉक्टर तक का। तो मुझे मेरा मेरा जो सफ़र है आप आगे ज़रूर सुनेंगे। बहुत बढ़िया। तो हर्षल जी, ये बताएं कि जो डिजिटल मार्केटिंग आजकल, डिजिटल तो वैसे भी कोविड के समय में सब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। पहले भी हमने डिजिटल पे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे, बट कोविड में अगर आप देखो तो बच्चों के स्कूल से लेके बड़ों के ऑफिस तक ऑनलाइन मार्केटिंग से लेके सब कुछ हो रहा है। तो हमारे युवाओं के लिए इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप देखें, एक डायनामिक वर्ड है। डायनामिक मतलब जो बहुत जल्दी-जल्दी बदलता रहता है। डिजिटल मार्केटिंग आज से कुछ टाइम पहले हमने कभी डिजिटल मार्केटिंग को इतना ज़्यादा सराहा नहीं। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर देखें, सब ट्रेडिशनल ही चल रहा था। सब फ़ोन के ऊपर, या प्रमोशन करनी थी या पढ़ाई करनी थी, तो लोगों के पास लैपटॉप, आप इनफैक्ट आप सोचिए, आज से 3-4 साल पहले भी किसी भी 12th 11th या कॉलेज के बच्चे के पास भी आप आराम से लैपटॉप नहीं देखते थे। मतलब था, स्कूल के अंदर था, ठीक है, नहीं था। लेकिन जब अगर आप देखें अब के टाइम के अंदर, जबकि हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है, आपको पैसा किसी को भेजना है तो डिजिटल है। बैंक जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज ढूंढनी है, आपके पास गूगल है, आपने फटाफट सर्च करा और हो गया। तो ये जो एरा अब आ रहा है, इसमें आदमी जितना ज्यादा अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी से जितना ज्यादा जुड़ा हुआ है, जितना ज्यादा इनोवेटिव है, जितना ज्यादा वो चीजों को समझ रहा है, वो उतना आगे बढ़ेगा। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, अगर आप मेरे ही लाइव एग्जांपल से सोचें। कुछ टाइम पहले अगर मैं बात करूँ, 2014 के आसपास जब हमने स्टार्ट करी थी कंपनी को, मतलब एज अ होटल हमने बनाया था, तो 2018 तक हम भी ट्रेडिशनल ही थे एज सच। मतलब इतना ज्यादा कोई ये नहीं था कि कोई नई टेक्नोलॉजी है। हाँ, लेकिन पेंडेमिक के बाद अगर आप देखें, तो हम भी न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए। जैसे हमने वेब चेक इन एक इंट्रोड्यूस करा, एक नई टेक्नोलॉजी को लाकर, जो कि पहले कभी भी कोई भी होटल नहीं लेकर आया था अभी तक इंडिया के अंदर। तो ये जो हम टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यूज कर रही है, या कोई भी और इंडस्ट्री यूज कर रही है, वो आगे जाकर बहुत फायदा देने वाली है। और अगर हम यूथ की बात करें, तो आज के यूथ को ना आपको समझाने की जरूरत है, ना हमें समझाने की जरूरत है। 5 साल के बच्चे के पास भी आज के टाइम के ऊपर फोन है, और वो शायद हम सबसे बेटर उसे चलाना जानता है। तो ये जिस तरीके से टाइम जाता जा रहा है, टेक्नोलॉजी अपने आप बच्चों को आती जा रही है और वो खुद ही सीख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा कुछ टाइम बाद।
तो जैसे कि आपने बताया कि छोटा बच्चा भी जानता है इसके बारे में, तो अगर हम बड़े बच्चों की बात करें, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या होना चाहिए? जैसे मान लो जो बंदे डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, उनके पास क्या एक्सपर्टाइज़ होना चाहिए? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग आप सिर्फ़ ये नहीं है कि आप सिर्फ़ डिजिटली जुड़े हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग फ़ील्ड्स आते हैं। आप इसके अंदर ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप इसके अंदर एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप किसी कंपनी का जो डिजिटली जो उनकी एसईओ, एसएमओ जिसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन, आप कंपनी का वो हैंडल कर सकते हैं, आप कंपनी के सोशल मीडिया पेजेज़ हैंडल कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की बहुत एक बड़ी फ़ील्ड है। आपको इसके अंदर से डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप 12th के बाद आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद आप एमसीए कर सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कोई भी रिलेटेड कोडिंग से ही करना है। आप बीसीए एमसीए से भी आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको ऑब्वियसली एज मिल जाता है। आप एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं किसी भी कंपनी की। आप उनके जितने भी सर्वर्स हैं आप उनको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आपने ये सब कुछ नहीं करा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। आजकल के टाइम के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज आ रहे हैं। इनफैक्ट जो गूगल भी दे रहा है, ये मैंने भी करा है। दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप का एक सर्टिफिकेशन है गूगल की, जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी और हैं, जैसे हब्स अकेडमी है, अन अकेडमी है। ये बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो आपको एक नॉर्मली एक डिजिटल मार्केटर बनाने के लिए एक कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। और बहुत ही मिनिमम प्राइसेस के ऊपर 2 महीना 1 महीने का कोर्स होता है। आप उन्हें कर कर एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उस सर्टिफिकेट से आप किसी भी कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। और कोशिश करके आपको एज अ एंट्री लेवल आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है, जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, एडोब फोटोशॉप है, फिल्मोरा है, ये सॉफ्टवेयर अगर आप सीख लेते हैं तो इनफैक्ट आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स बन सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। जैसे आप देखते हैं किसी भी कंपनी का फ्लायर्स आते हैं, उनके प्रमोशन के लिए बैनर्स आते हैं, वो एक्चुअली एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है कोई भी कंपनी के लिए। तो अगर आपने ये सब कुछ भी नहीं करना है तो सिंपल है, आप एक सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, एडोब फोटोशॉप या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, और आप ग्राफिक डिजाइनर एज ए डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनर भी आप बन सकते हैं। सुपर। तो आप ये बताएँ जो हमारे यहाँ कोर्स होती है डिजिटल मार्केटिंग में और जो आपने फ़िनलैंड से किया हुआ है, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं? बहुत डिफरेंस होते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, मैं जब अगर आप इंडिया के एजुकेशन और फ़िनलैंड के एजुकेशन को कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। एक फ़िनलैंड अगर आप देखें, फ़िनलैंड एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी से भरी हुई है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद लोगों को पता हो या ना हो, 2 चीज़ें फ़िनलैंड के अंदर बनी थी। सबसे पहला था नोकिया का फ़ोन, जो आप बहुत पहले काफ़ी टाइम तक यूज़ करते थे। नोकिया का फ़ोन फ़िनलैंड वालों ने बनाया। और वो इतना हेवी ड्यूटी फ़ोन था कि वो पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता था। तो जब मैं फ़िनलैंड गया, तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे थे, जिस तरीके से उनके पढ़ाने का तरीका है, जो वो चीज़ें आपको सिखाते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स उनके पास हैं, वो शायद इंडिया में आने में अभी कुछ टाइम लग जाए। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल। जो हमारे पास चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हैं कि हम उसे खरीद ही नहीं पाते। पढ़ाना तो दूर की बात है उन चीज़ों से, वो चीज़ें उनके स्कूलों में अवेलेबल हैं, जो बच्चे खुद यूज़ कर सकते हैं। जैसे वीआई टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, 360 टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें अभी इंडिया के अंदर आने में टाइम लगेगा। ये चीज़ें अभी इंडिया के अंदर है नहीं। हैं भी तो इतनी एक्सपेंसिव है कि आप उनको इनफैक्ट एक्सपीरियंस करने में भी आपको काफ़ी पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे चीज़ एक्सपीरियंस करी, तो मुझे ये लगा कि वो कंट्री हमसे टेक्नोलॉजी वाइज़ काफ़ी डेवलप्ड है। भले ही वो छोटी कंट्री है, लेकिन उनके पास जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, पढ़ाने का तरीका है, जिस तरीके का उनके पास माइंडसेट स्किल है, वो अभी टाइम लगेगा इंडिया में आने के लिए। ओके। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनके एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ वो ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो या कॉस्टिंग कह लो उपलब्ध नहीं है।
तो अगर जी। हम जैसे आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे डोमेन हैं, लोग सीख के ट्राई कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो आज के डेट में जैसे आप देखोगे अगर, तो जो युवा हैं, खुद का भी करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो उस उपलक्ष्य में डिजिटल जैसे मान लो कि कुछ कोर्सेज़ कर लिया, उससे उनको क्लाइंट कैसे मिलेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आप पैंडेमिक के टाइम के ऊपर देखें, ये मैक्सिमम लोग जो है, वो फ्रीलांस, मैं देखता हूँ उनकी जॉब की पोस्टिंग आती है कि मुझे फ्रीलांस काम दे दीजिए, एसईओ, एसएमओ में, डिजिटल मार्केटिंग में। ऐसी बहुत सारी आप कह सकते हैं वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक लिंक्डइन है। वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है किसी भी कंपनीज़ के साथ जुड़ने का। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, तो आपको कंपनी एक्चुअली के अंदर खुद पिकअप करके ले जाती है। आप अपनी प्रोफाइल को अपलोड कर दीजिए लिंक्डइन के ऊपर, आप मेहनत करिए, आप खुद एज़ अ फ्रीलांस काम करिए, आप अपने काम को पोस्ट करिए। जो भी आपने काम करा है, आप उनको लोगों को दिखाइए। आप देखिएगा कंपनी आपको खुद अट्रैक्ट करके लेके जाएँगी। इनफैक्ट अगर आप मेरी भी कंपनी की बात करें, हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले खुद अपना भी काम करते हैं और हमारे लिए भी काम करते हैं। वो एज़ अ फ्रीलांसर भी हैं और हमारे लिए भी काम करते हैं। तो हमने भी उनको ऐसे ही सराहा है, ऐसे ही उनको देखा है कि उनका हमने काम देख लिया, उन्होंने कुछ अपनी पोस्ट वगैरह कर रखे थे अपने काम को। हमने उनके काम को देखा, हमने उनका एजुकेशन देख लिया, उनका सर्टिफ़िकेशंस देख ली, उसके बाद हमने उनको हायर कर लिया। और ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई भी कंपनी फुल टाइम या पार्ट टाइम हायर करे। आप उनके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर भी हायर हो सकते हो। उसमें बल्कि आपका फ़ायदा होगा। उससे आप अपने लिए भी टाइम स्पेंड कर सकोगे, अपने लिए भी काम कर सकोगे और कंपनी के लिए भी काम कर सकोगे। और इससे आपके कंपनी और आपका जो संबंध रहता है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ना आप के ऊपर कोई प्रेशर होता है, ना कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर होता है। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको एक कंपनी के अंदर स्टिक रहना है, आप उसके साथ में कोई और कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो एज़ अ फ्रीलांसर। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, naukri.com है, workindia.com है, लिंक्डइन है, ऐसे नंबर ऑफ चीजें हैं। तो आपके लिए प्रेफरेबल ये रहेगा, पहले आप एक राइट एजुकेशन ले लीजिए, आपको किस फील्ड के अंदर जाना है, उस फील्ड से रिलेटेड आपके लिए जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल होती हैं, आप वहां पे अप्लाई करिए, अपना रिज्यूमे दीजिए, आप अपने काम को वहां पर अपलोड करिए, लोगों को दिखाइए आपने क्या काम करा है। उसके बाद मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है आप हायर होने में। सुपर्ब! तो अब जैसे आप ये बताएँ हर्षल जी कि आपने जब एज़ अ डायरेक्टर सीईओ क्लेरिसा ग्रुप को जॉइन किया 2017 में और ये पैंडेमिक पिछले 2 सालों से आ रहा है। तो एज़ ए डायरेक्टर एंड सीईओ क्या-क्या चैलेंजेज़ आए आपको इन 2 वर्षों में? चैलेंजेस तो पूरी जिंदगी रहते हैं, पैंडेमिक तो एक पार्ट है उसका। अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज से पहले ये चीज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किसी ने भी फेस नहीं करी। ये एक महामारी ऐसी है जो जिसने सब कुछ ही बंद करा दिया बेसिकली, अगर आप कह सकते हैं सब कुछ खत्म, बंद। इसके अंदर हमारे पास टाइम होता है कि हम अपनी कमियों को दूर करें। जो कंपनी के अंदर जो लूप होल्स है, जिन्हें हम कमियां कहते हैं, जो हम कभी भी चलती हुई कंपनी के अंदर दूर करना बहुत मुश्किल होता है, इस टाइम को आप तब यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कमियों को दूर करने में और नई चीजों को इम्प्लीमेंट करने में। तो हमने भी वही करा। अगर आप देखें तो 2020 के अंदर हमने क्या करा, अपनी कंपनी को 100% डिजिटल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। ये चीज बहुत इनोवेटिव मेरे को लगी, क्योंकि जिस जगह के ऊपर हम बैठे हैं, रामनगर, जिम कॉर्बेट एरिया, वो एक ऐसा एरिया है जहां पर एजुकेशन बहुत कम है, लोगों के पास स्किल है, एजुकेशन नहीं है। वहां पर इतना रॉ मटेरियल सप्लाई, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि वो एक एक शहर से दूर है, एक एरिया जंगल का एरिया है। वहां पर अगर हम ये डिजिटल रखेंगे उठाकर एक कंपनी के अंदर, तो एक ये बहुत बड़ी बात होगी किसी भी कंपनी के लिए। तो हमने भी पेंडेमिक के अंदर वही चीज करी। हमने ये सोचा कि इस पेंडेमिक का मतलब क्या है, दूरी बनाए रखना। हम दूरी कैसे बना सकते हैं जब आपस के अंदर लोग मिलेंगे ही नहीं। तो हमने चेक इन से लेकर हर एक चीज डिजिटल कर दी। मैंने एक ऐसी वेबसाइट बना दी जिसके अंदर लोग अपना जो चेक इन का समय होता है, जो वो लोग डेस्क के ऊपर जाके अपने आईडी प्रूफ देते हैं या चेक इन करते हैं, वो उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
वो वेबसाइट के ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, हमारे सर्वर के ऊपर वो आ जाएगा और डायरेक्टली वो अपने रूम के अंदर चेक इन कर सकते हैं, उनको रिसेप्शन के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंडली अगर आप देखें, डिजिटली सिर्फ ये नहीं होता कि आपने चेक इन दे दिए, आदमी खाएगा क्या, कैसे खाएगा? हमने डिजिटल मेन्यू लिया है। अब आपको रेस्टोरेंट के अंदर ना फोन करने की जरूरत, ना आपको जाने की जरूरत। हमने आपके फोन के अंदर क्यूआर कोड दे दिया, आप उसे स्कैन करिए, पूरा मेन्यू आपके फोन के ऊपर आ गया। आप वहां से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और आपके रूम के अंदर ही आपको आपका खाना मिल जाएगा सेम। या आप उसे ऑर्डर कर दीजिए, आपकी टेबल हम लोग बुक कर देंगे, आप रेस्टोरेंट के अंदर उसी टेबल के ऊपर जाके आपका खाना सर्व हो गया। तो इसने क्या कर दिया, आदमी का जो कॉन्टैक्ट है पेंडेमिक के टाइम के ऊपर, उसे बहुत कम कर दिया। और आदमी सोचता है मैं सेफ हूँ, मुझे ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं, मुझे कहीं खड़े होने की जरूरत ही नहीं लाइन में। और अगर आप देखें, इसके बाद सबसे बड़ा जो टच पॉइंट होता है किसी आदमी का, वो होता है पैसे देना, फिजिकल मनी। हमने उसे भी कम कर दिया, हमने उसे भी डिजिटल कर दिया। आज के टाइम के अंदर यूपीआई पेमेंट्स है, कार्ड पेमेंट्स है, सब कुछ है। हमने डिजिटल पेमेंट कर दी, सिर्फ आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपकी पेमेंट हो गया। आप अपने कमरे से बैठकर पेमेंट करिए और आप सीधा चेकआउट कर लीजिए। तो ये डिजिटल जो आप चीजें लाएंगे अपनी कंपनी के अंदर, जो आने वाले टाइम के अंदर मैं भी लाया, और इन्हें लाने के अंदर मुझे बहुत टाइम लगा। क्योंकि आप देखिए, इस पेंडेमिक के बाद आप कोई भी चीज ला रहे हैं, सब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। आपको लोगों को सिखाना है, उनको इससे एडजस्ट कराना है, क्योंकि उनको इससे पहले इसके बारे में नहीं पता, वो ट्रेडिशनल है, वो इन चीजों के बारे में उनको इतना आइडिया नहीं है। उनको सिखाना, करना, इसे सक्सेसफुल बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि ये चीज मेरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। और उसके बाद चैलेंज ये था कि ये चीज सक्सेसफुल होने के बाद क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की दुआ से ये चीज एक्सेप्ट हुई और बहुत अच्छी हुई, और इससे हमें काफी फायदा भी हुआ है। ओ, तो आप ये बताएं कि जैसे मान लो अभी तो लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो जो आपकी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट लोगों का कहना है कि इंटरनेशनल टूर्स एंड ये सब तो 3 साल के लिए बंद ही समझो। तो इसमें आपने क्या कॉस्ट कटिंग भी किया, अपने एम्प्लॉयज को निकाला भी? बहुत उन्होंने निकाला है। मैं जी, अगर आप एम्प्लॉयज को निकालने की बात करते हैं, तो मैं किसी भी कंपनी को कहता हूँ, क्यों निकालते हैं एम्प्लॉयज को? आप उनको किसी और तरीके से भी तो बेनिफिट दे सकते हो। आप, अगर आप देखो किसी भी होटल के अंदर, हर एम्प्लॉय तो लोकल नहीं होता ना। वो हम्म, आपके साथ 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपके प्रॉपर्टी के अंदर ही कई स्टाफ आपके साथ रहते हैं। उन बेचारों की छुट्टियां भी आप ही के लिए होती हैं। उनके लिए कोई सैटरडे नहीं होता, उनके लिए कोई संडे नहीं होता, उनके लिए कोई त्योहार नहीं होता। तो आप उनको छुट्टी पे भी तो भेज सकते हैं। नौकरी पे क्यों निकालते हैं? आप उनको ये भी तो बोल सकते हैं कि ये टाइम है, आप अपने परिवार के साथ जाके स्पेंड करिए। आपको नौकरी से नहीं निकाल रहे। आपकी ज़रूरत जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, हम आपको बुलाते चले जाएँगे। एक तरीका होता है किसी भी एम्प्लॉयी को आपके साथ जोड़ने का और पूरी ज़िंदगी उसको जुड़वाने का। अगर आप उसे डायरेक्टली बोल देंगे, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं, तो फिर क्या होगा? आज तो आपने उसको भेज दिया, लेकिन कल तो आपकी होटल खुलेगा ना, कल तो आपकी इंडस्ट्री खुलेगी, आपकी कंपनी खुलेगी, तब आप वो एम्प्लॉयी कहाँ से लाओगे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने एम्प्लॉयी को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको उनको निकालना है, आप उनको छुट्टी के ऊपर भेज दो। आप उनको बोल दो कि आपको जैसे-जैसे ज़रूरत होती जाएगी, हम आपको वैसे-वैसे बुलाते चले जाएँगे। और अगर आप मेरी कॉस्ट कटिंग की बात करें कंपनी की, तो कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं करती। कंपनी, मैं कभी नहीं अपनी कंपनी को कहता कॉस्ट कटिंग करो। मैं कहता हूँ सेल्स डबल करो ना। तब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी सेल्स भी तो बढ़ रही है। और मेरे लिए पेंडेमिक के बाद, अगर आप इस साले लॉकडाउन से पहले देखें, तो हमारे लिए तो फायदा है। अगर लोग इंटरनेशनल नहीं ट्रैवल करेंगे, तो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करेंगे, और डोमेस्टिक जितना ट्रैवल करेंगे, उतना इंडियन टूरिज्म बढ़ेगा। इंडिया के होटल, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री, इन सब के लिए उतना फायदा है। आप अपना पैसा जो टूरिज्म का दूसरे देशों को दे रहे हो, आप इंडिया के अंदर वो पैसा इनफैक्ट स्पेंड कर रहे हो। तो ये तो एक अच्छी चीज है कि इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए इम्पैक्ट 3 साल के लिए बहुत भारी हुआ है, और डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा हुआ है। हमें तो इसके लिए बहुत अच्छा फायदा है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल भी अगर आप देखें, जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स पहले अगर आप देखते थे लोगों की, ग्रीस में, इटली में, फ्रांस में, पेरिस में, अब लोग हिंदुस्तान में कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन वेडिंग। तो वेडिंग्स का अगर आप ये चीज देखें, तो ये तो हमारे लिए फायदा है कि इंटरनेशनल टूरिज्म बंद हो गया।
और ये पेंडेमिक तो अभी, ये लॉकडाउन तो आने वाले और 10-15 दिन की बात है। लोग कभी भी अगर आप देखें घर में नहीं बैठ सकते, उन्हें बाहर जाना ही है। तो हमने भी इसीलिए एक नई टेक्नोलॉजी और ले आए हैं कि आप लंबा स्टे करिए ना हमारे साथ। आप 2 दिन के लिए आके, 3 दिन के लिए आके आप क्या एन्जॉय करेंगे? कुछ नहीं। आप हमारे पास 6 नाइट 7 डेज़ के लिए आइए या 30 नाइट्स 14 डेज़ के लिए आइए। उससे क्या है, आपको घर से भी अलग हो गए और आपको घर जैसा एक्सपीरियंस भी मिल गया। हम आपको खाने से लेकर, लग्जरी से लेकर हर एक चीज़ हम आपको दे रहे हैं एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ये चीज़ है कि अब लोग लंबा स्टे भी करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली, बैंगलोर, महाराष्ट्र यहाँ का हाल देखते हुए लोग इन जगहों से दूर जाना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा मालदीव जा सकता है या यूके जा सकता है या कहीं जा सकता है। अपनी पॉकेट के हिसाब से हिंदुस्तान में इतनी अच्छी-अच्छी जगह है, वो वहाँ पर भी ट्रैवल कर सकता है। तो अगर किसी को, अगर आप एक लिमिटेड कॉस्ट के अंदर, उसकी पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट के अंदर उसे एक अच्छा स्टे दे रहे हो, तो लोग ज़रूर आपके पास आएँगे और हमारे पास भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री में कितने तरह के डोमेन है, कितने तरह के लोगों के रोजगार के ऑप्शंस हैं? जैसे हाउसकीपिंग हो गया, सर्विसेज हो गए, तो इसमें थोड़ा डिटेल्स में बताएं। देखिए, इस डोमेन के अंदर जब मैंने काम करना शुरू करा, तो मुझे पहले पता चला इस डोमेन के अंदर 4 तरीके के डोमेन होते हैं मेन होटल के अंदर। फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन एंड फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। ये 4 तो मेन होते हैं हमारे होटल के अंदर। इसके अलावा जो एज अ होटल ऑपरेशंस के अंदर होते हैं, उसके अंदर होता है ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। ये 4 होते हैं अलग डोमेन। तो जिन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं करी होती, जिन्होंने एमबीए करी होती है, इंजीनियरिंग करी होती है, वो इन 4 डोमेन को देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन्स अलग-अलग आ सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, हमारे पास रिजर्वेशन ऑपरेशंस डोमेन होता है या कॉलिंग डोमेन होता है या डिजिटल मार्केटिंग डोमेन होता है। ऐसे करके मतलब आप मान के चलिए कम से कम 10 से 12 डोमेन होते हैं और हर डोमेन की स्पेसिफिकेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सेल्स किट्स सब कुछ अलग-अलग होता है। इसके लिए ये नहीं है कि अगर आप सोचे सेल्स और मार्केटिंग वाला आदमी जाके हाउसकीपिंग करेगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जो स्पेसिफिक आपके डिपार्टमेंट है, आपको उसी के लेवल का ही आपको एजुकेशन चाहिए, आपको उसी के लेवल का स्किल सेट चाहिए, माइंडसेट चाहिए, तभी आपको उसके अंदर जॉब मिल सकती है। इसके अंदर बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपके पास स्कोप है। और आजकल होटल सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आप देखें होटल के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे अगर आप देखें, ट्रैवल डेस्क होता है, जहाँ पर आप ट्रैवल से रिलेटेड किसी भी गेस्ट को बताते हैं। एक गेस्ट रिलेशन ऑफिसर होता है, जो गेस्ट को पूरा दिन इंगेज करके रखता है। अब हमारे होटल के अंदर एडवेंचर पार्क भी है, स्पा भी है, तो आप उसके लिए भी अलग-अलग है, जैसे एडवेंचर मैनेजर होता है या स्पोर्ट्स मैनेजर होता है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें, कॉन्फ्रेंस इंचार्ज होता है या शादी के लिए स्पेशली होता है, वेडिंग्स के लिए होता है। तो ऐसे लाखों, अगर आप देखें होटल के अंदर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर सकते हैं। ये बताएं आप कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं और होटल्स के अंदर जो आजकल मेंबर्स कार्ड चलते हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो मेंबर्स 25 साल की मेंबरशिप देती है, ईयरली आप 10 दिन 15 दिन के लिए ट्रेवल करो, तो वो कितना इम्पैक्ट डालता है आपके इंडस्ट्री को? देखिए, मैं अगर आपको इसके बारे में फ्रैंकली बताऊं, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखें, क्लब महिंद्रा, ताज, अब्रॉयज, मतलब इन टाइप की कंपनीज के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, क्योंकि उनकी जो नंबर ऑफ होटल्स की इन्वेंट्री है, वो बहुत बड़ी है। वो बहुत बड़ी कंपनीज है, उनके पास करीब 100, 200, 300 होटल हैं, वो अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, सिर्फ नाम का कॉन्सेप्ट होता है। आप मेंबरशिप ले लेते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपसे पैसा ले लेंगे, आपसे मेंबरशिप ले लेंगे। आप कभी भी उनसे रूम मांगने जाइए, वो आपको कभी रूम नहीं देंगे, अपने पीक सीजन के ऊपर या पीक डेट के ऊपर या कभी ऑफ सीजन, सैटरडे या संडे। तो ये एक तरीके की सेल्स और मार्केटिंग टेक्निक है प्रमोट करने के लिए, और लोग इसे समझना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि आपके लिए 25 साल की मेंबरशिप हो गई, मेंबरशिप हो गई ठीक है, लेकिन क्या आप उस मेंबरशिप को यूटिलाइज कर पा रहे हैं? ये एक चीज सोचने वाली बात होती है। वो एक बहुत टफ होता है, क्योंकि होटल, कोई जो होटल चला रहा है या जो उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना रहा है, वो बेवकूफ नहीं होता। अगर वो आपको अपने पीक डेट्स या पीक सीजन में या सैटरडे या संडे या कोई वीकेंड के टाइम पे अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूम देगा, तो अपना खर्चा कैसे निकालेगा?
तो ये इन कंपनीज, बड़ी कंपनीज के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, वो कर सकते हैं अपना लॉस, दैट इज देयर लुक आउट। लेकिन अगर आप हमारी जैसी कंपनीज जो एक प्रैक्टिकली सोचने वाली कंपनीज होती हैं, जो प्रॉफिट ड्रिवन, या अगर आप देख लीजिए जो लॉन्ग टर्म सोचने वाली जो कंपनीज होती हैं, उनके लिए ये सिस्टम कामयाब नहीं है इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि आप लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? आप लोगों को कब तक बोलोगे कि इस टाइम के ऊपर आपको हम रूम नहीं दे सकते, या इस टाइम के ऊपर हम आपको रूम दे सकते हैं। तो ये मेंबरशिप वाला जो सिस्टम है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली या जयपुर, महाराष्ट्र, बैंगलोर, चेन्नई, इनके लिए ठीक है। बाकी अगर आप लेजर ट्रैवलिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, कोई अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, उन होटल्स के लिए ये मेंबरशिप वाला सिस्टम कोई काम का नहीं है, बल्कि ये उनके लिए लॉस ही देगा आने वाले टाइम में। ओके। तो आप जो हमारे युवा हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोर्स कर लिया, जॉब हो गई, खुद का संस्था कर लिया, फ्रीलांसिंग भी कर लिया, उसके बावजूद भी एक तरह का जॉब इनसिक्योरिटी रहता है लोगों को कि पता नहीं क्या होगा कल, इस तरह के। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, अगर डेटा की बात करें, तो आपको क्या दिख रहा है, कितना स्कोप है इन फ्यूचर इन इंडिया में 5 सालों में? मैं तो 5 सालों में क्या, मैं तो अभी की बात कर सकता हूँ। इस समय जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, वो तो भूखा मर ही नहीं सकता। अगर आप देखिए पेंडेमिक के अंदर चली क्या रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। हर कंपनी अब परमानेंट एम्प्लॉय को हायर ही नहीं कर रही। वो सिर्फ उसे हायर कर रही है जो घर से बैठ के काम कर सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको चाहिए क्या? आपको घर पे बैठना है, लैपटॉप लेना है और आपका काम हो गया। ये तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आज के टाइम के ऊपर आपके इतने हाई-टेक फ़ोन्स हैं। तो ये चीज़ 5 साल में क्या, ये तो अभी आने वाले 5 महीने में ऐसी ग्रो करी है डिजिटल मार्केटिंग ने, कि अगर आपके पास थोड़ा-सा भी स्किल सेट है डिजिटल मार्केटिंग का, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको जॉब ना दिला सके। आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। आप ईज़िली खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब के लिए ही डिपेंडेंट रहना है। आप किसी भी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप उसके लिए पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं। आपके लिए फील्ड्स बहुत ओपन है। और आजकल आप इंटर्नशिप्स करिए ना, मैं तो कह रहा हूँ। ज़रूरी थोड़ी आपको जॉब करनी है। अगर आपको काम सीखना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन है, तो आप इंटर्नशिप करके कर लीजिए। पेड इंटर्नशिप्स आ रही हैं, जो आपको घर पे काम भी सिखा रही हैं और आपको पैसा भी दे रही हैं। तो आप उन इंटर्नशिप्स के थ्रू जुड़कर आप काम सीख भी सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी भी निकाल सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकते हैं और एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं, जो आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है। ओके। आप एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं आईआईएम से। तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? कैसे लोगों का सपना होता है कि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूँ? तो क्या-क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए इसके लिए? जी, देखिए, जब मैंने शुरू करा था, मैं एक बहुत ही मीडियोकर टाइप का स्टूडेंट था 11th-12th के अंदर, जिसे दूर-दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि शायद वो एमबीए भी कर सकेगा। तो जब मैंने बीएससी के अंदर भी टॉप करा है, मैं बीएससी में भी मेरी रैंक फर्स्ट थी, फिर एमबीए में भी मेरी रैंक फर्स्ट थी, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फर्स्ट आऊँगा या कभी भी गोल्ड मेडल मेरे को इस टाइप का कभी मिलेगा। इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज़ रखी, अपना वो फ़ोकस था ना, वो बहुत क्लियर रखा कि मुझे अगर ये चीज़ करनी है, तो मुझे एक्सीलेंस के साथ करनी है। क्योंकि मेरी डिक्शनरी के अंदर कभी भी सेकंड या थर्ड वर्ड कभी आया नहीं। तो मैं वही काम करता हूँ जिसके अंदर मैं एक्सेल कर सकता हूँ, या मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। और प्रेफरेबली यही होना चाहिए आदमी का माइंडसेट, एकदम क्लियर गोल, फोकस और हार्ड वर्क। ये 3 चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करी। और सपने हमेशा बड़े देखो, ये चीज़ मैंने बाद में सीखी और बहुत अच्छा है इन चीज़ों के अंदर। लोग बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाते हैं, या चीज़ों को छोड़ देते हैं, या डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, या फेलियर से वो घबरा जाते हैं। इन चीज़ों को मैंने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल जो वर्ड है, वो आपने खुद क्रिएट करा है। मेरी डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जिसने बनाई होगी, वो इसीलिए बनाई है कि वो हो सकती है। तो अगर एमबीए है, तो गोल्ड मेडल है, तो यानी कि वो इसलिए है क्योंकि आप उसे ले सकते हो। आपको बस उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी है, टाइम डिवोट करना है, डेडिकेशन दिखानी है। सिर्फ नाम के लिए अगर आपको एमबीए करनी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आज आप कर भी लेंगे, अपने आगे अगर आप एक एमबीए लिख भी लेंगे, ठीक है, आपको सैटिस्फैक्शन 1% मिल जाएगी। लेकिन
उसका इम्पैक्ट आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही चीज मन से करेंगे, दिल लगा के करेंगे, तो आप ज्यादा सीखेंगे भी और आपको उसका फल आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। सुपर। आप वन ऑफ द यंगेस्ट डायरेक्टर थे उत्तराखंड में 2017 में। तो क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर्स के लिए? आपके क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं यंग डायरेक्टर्स को? देखिए, जब मैं डायरेक्टर बना, मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मुझे डायरेक्टर के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इनका स्किल सेट क्या होता है। उस समय मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था, जब मैंने हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने बीएससी करी। तो मेरे को बस यही एक एम था कि होटल को चलाना आना चाहिए। ठीक है, मेरे को इससे ज़्यादा मुझे कोई आइडिया नहीं था। उस समय ठीक है, आप डायरेक्टर हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर आपको रन करना है अपने नीचे 200-300 एम्प्लॉइज़। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो मुझे लगा ठीक है, अब मेरे पास इतना स्किल सेट है कि मैं होटल के ऑपरेशंस को रन कर सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे अपने अंदर कई कमियां लगी कि अभी भी मैं कंपनी के लिए फिट नहीं हूँ एज अ डायरेक्टर। मुझे और एजुकेशन चाहिए, जो मुझे एक्चुअली एमबीए ने दी। एमबीए के बाद आपको एक एक्चुअल कंपनी रन करनी आ जाती है कि आपको कंपनी चलानी कैसी है। वो एक एमबीए के बाद आपको एक स्ट्रक्चर, एक तरीका आ गया। मुझे एक तरीका, आप कह सकते हैं, मुझे एक तरीका आ गया कि कंपनी को चलाना कैसे होता है, इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इसके अंदर क्या-क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे कंपनी को मैनेज करा जाता है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करे जाते हैं। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरी उम्र सबसे छोटी थी कंपनी के अंदर और पोस्ट सबसे बड़ी थी कंपनी के अंदर। और जो एम्प्लॉइज मेरे साथ काम कर रहे थे, वो पिछले 10 साल से थे या 5 साल से थे। वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, उम्र में मेरे से ज़्यादा बड़े थे, पर पोस्ट में छोटे थे। तो एक मैचअप करने में उनके माइंडसेट को, मेरे माइंडसेट को, वो एक ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करना चाहते थे कंपनी को रन कर, जैसे वो कंपनी चला रहे थे मैनेजर पोजीशन के ऊपर। और मैं थोड़ा मॉडर्न तरीके से कंपनी को चलाना चाह रहा था, नई टेक्नोलॉजी के साथ, आज के टाइम के साथ। तो इन सबको एक मिक्स करने में, वापस से एक फनल के अंदर लाने में, समझाने में, बैठने में थोड़ा मुझे टाइम लगा। 1.5 साल, 2 साल समझने, उनको मेरा माइंडसेट समझने में, मुझे उनका माइंडसेट समझने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब डायरेक्टर्स के लिए यही होता है कि आप अपने एम्प्लॉय की कितनी कदर करते हो। जितना पुराना एम्प्लॉय, उतनी अच्छी कंपनी। क्योंकि आप अकेले कंपनी को रन नहीं कर सकते। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके एम्प्लॉइज़, जो आपके साथ एज़ अ फैमिली की तरह जुड़े हैं। आपकी कंपनी उन्हीं की वजह से है। तो मेरा सभी डायरेक्टर, सभी सीईओ से यही रहता है कि अपनी एम्प्लॉय की कदर करिए, अपने काम की कदर करिए और आपकी कंपनी फिर आपकी अपने आप कदर करना शुरू कर देगी। सुपर, सुपर। तो आप ये बताएँ कि हर्षल जी कि जो आपने जैसे डायरेक्टर स्टार्ट किया बहुत ही कम उम्र में, चलो आपके साथ ये अपॉर्च्युनिटीज़ थे कि आपको पूर्वजों का चलता हुआ बिज़नेस में हाथ लगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, जो युवा चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप करें, कुछ ऐसा अपना इनोवेशन करें, उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक वर्ड है जिसे कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क एक वर्ड हमें सिखाया गया था मेरे एमबीए में, या आप कह सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस में। जिस आदमी में रिस्क लेने की एबिलिटी हो, दम हो, क्षमता हो, वो एंटरप्रेन्योर अपने आप है। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी या आपको अपने काम में डिवोट करना, ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखिए। आपके पास सैटरडे है, संडे है या संडे भी है अकेला, तो आप अपना कोई भी डिजिटली काम आप शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया को मार्केट करने के लिए एक मार्केट होनी चाहिए और आपके पास थोड़ा-सा स्किल सेट होना चाहिए उस आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। आज के टाइम के ऊपर ₹100 से लेकर हज़ारों रुपए तक के डोमेन मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। आप वो डोमेन परचेज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और आप भी एंटरप्रेन्योर बन गए। आपको बस एक आइडिया आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, यूनिक आइडिया, जो आइडिया से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो आइडिया है, तो कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने में। सुपर। हर्षल जी बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता है आपके पास समय की कमी है और आपने अपने कीमती समय में से निकाल के हमें थोड़ा समय दिया।
तो जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को और युवाओं को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आने वाला टाइम डिजिटल है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत डायनामिक वर्ल्ड है, बहुत जल्दी-जल्दी बदल रहा है। आप समय के साथ चलिए, अपने आप को शिक्षित करते रहिए पूरी ज़िंदगी, डिसहार्टेड ना होइए। मतलब कभी भी आप हार से घबराइए मत, हमेशा बड़ा सोचिए, अपनी अपनी जो भी आपके सपने हैं, उनको बड़ा रखिए और उनके लिए मेहनत करिए, आपके सपने हमेशा पूरे होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे टॉक शो विद सोम में आए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे युवाओं के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे युवा इसको सुन के अपना-अपना करियर को बनाएँगे, जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद।